तो अभी हम आप पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर है क्लास 8 का, मृदा, भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, सभी संसाधन पढ़ेंगे, ये सारे संसाधन है, मृदा, जल, भूमि, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। तंजानिया में, अफ्रीका में एक छोटा सा गांव है। तंजानिया कैसा पठारी इलाका है, ठीक है। तो उसको वो अपनी जो परिवार है वो बकरियों की देखभाल मदद करता है, पूरे एक तरह परिवार। से ये पर्यावरण ही हो गया ना। पर्यावरण ही है, तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल में दे दिया गया है। ठीक है, ठीक। तो तंजानिया में एक छोटा सा गांव था। वहां पे पानी लेने के लिए बहुत जल्दी उठना पड़ता था और बहुत दूर जाना पड़ता था। ठीक है, तो पानी नहीं था यहाँ पे पास पास, और कुछ घंटे लगते थे लौटने में। ठीक है, उसके बाद बकरियों की देखभाल में मदद करते थे, बकरियां पालते थे वहां पे लोग। उसके बाद चारों तरफ चट्टानी भूमि थी, जो झोपड़ी थी उनकी, उसकी चारों तरफ चट्टानी भूमि थी। ठीक है, और कुछ उगा पाना, तो कुछ बहुत कुछ ही उगा पा सकते थे। ठीक है, और उनके साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता था। वहीं दूसरा एग्जाम्पल लिया इसने पीटर का, न्यूजीलैंड का। यहाँ भेड़ पालन किया जाता था, मध्यवर्ती भाग में रहता था ये। और यहाँ पे क्या किया जाता था, बहुत बड़ा चारागाह था, विस्तृत घास के मैदान थे, और जैविक कृषि करता था ये। ठीक है, नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैज्ञानिक विधि द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता था घास के मैदान का। ठीक है, तो दो अलग अलग क्षेत्र हैं, दोनों अलग अलग में, दोनों अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे माम्बा जो है वो तंजानिया में है, और पीटर जो है न्यूजीलैंड में है। ठीक है, विश्व के दो हम्म। विभिन्न भागों में रहते हैं, और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं विश्व के, और जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि किस कारण है? भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। ये जो इनके दोनों के जीवन अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि वहाँ का जो भूमि है उसकी गुणवत्ता अलग है, दोनों जगह की मृदा अलग है, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, इस स्थान का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो मेन कारण क्या है दोनों के अलग होने का? दोनों जगह के संसाधन। यहाँ संसाधन कम है, अलग तरीके के हैं, यहाँ संसाधन अलग है। ठीक है, तीनों संसाधन, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव खुद, यहाँ पे भी अलग है। प्राकृतिक, मानव और निर्मित और मानव खुद, तीनों जगह, दोनों जगह संसाधन अलग अलग है, इसीलिए दोनों जगह पे जीवन जो है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, जिस प्रदेश में आप रहते हो, मान लीजिए उस प्रदेश में भूमि, मृदा, जल किस प्रकार का है, बना के दिखाओ। देखते हैं आगे। भूमि, पहला संसाधन क्या पढ़ेंगे हम? भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। वैसे नॉर्मली हम भूमि का क्या महत्व है हमें नहीं लगता, लेकिन भूमि का बहुत महत्व है, शामिल है प्राकृतिक संसाधनों में। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग जो है वो भूमि है। बाकी 70 to 71% क्या है? 70 से 71% क्या है? जल है। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर जो भूपृष्ठ है ऊपर, जो ये भूपृष्ठ हो गया, इसका अगर मान लीजिए कि 70% हिस्सा, इतना हिस्सा जो है लगभग जल है, और यही 30% हिस्सा जो है वो स्थल है, भूमि है। ठीक है, और भूमि में भी सभी भूमि उपयोग करने लायक नहीं है। इस 30% में भी यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। आप पहाड़ की चोटी के ऊपर जाके आवास नहीं बना सकते। ठीक है, ये पूरे विश्व की बात कर रहा है ना, हाँ, इतना परसेंट इतना परसेंट। पूरे विश्व का 30% भाग जो है भूमि है, और उस 30% को भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस 30% को भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। क्यों असमान है? जिस जगह पे भूमि जो होगी रहने लायक है, कृषि करने लायक है, और वहाँ की जलवायु भी कृषि के लायक है और मनुष्य के रहने लायक है जलवायु, तो वहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी। ठीक है ना, जिस जगह भूमि मैदानी हो, कृषि करने लायक हो, वहाँ पे सड़क और रेल पथ का निर्माण करना आसान हो, संचार का निर्माण करना आसान हो, प्लस वहाँ की जलवायु रहने लायक हो, तो उस जगह जनसंख्या ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, उस जगह जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा। जहाँ रेगिस्तान है, रेतीला है, या पहाड़ी पठारी इलाका है, ठीक है, वहाँ रेल और सड़क का निर्माण बहुत मुश्किल से किया जाता है, प्लस वहाँ की जलवायु कठोर है तो उस जगह क्या होगा?
जनसंख्या कम हो गई, जैसे लद्दाख हो गया। लद्दाख में क्या है, जनसंख्या कम है। और अगर बिहार में देख लें तो बिहार में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है। उबड़ हम्म। खाबड़ स्थलाकृतिक पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र और मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन, यहाँ पे क्षेत्र सामान्यतः विरल और निर्जन हुआ है। ठीक है, इस जगह पे लोग नहीं रहते, जनसंख्या बहुत कम रहती है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है, इसलिए यह स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। ठीक है, सघन बसे क्षेत्र है। अब भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कारणों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः भूमि उपयोग कहते हैं, इसी को भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो, वही भूमि उपयोग है। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों में के लिए भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? बना के देखना। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। हमने जैसे अब बताया कि कहीं जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, खनिज कैसा है, जल की उपलब्धता कैसी है, ढलान कैसी है, वो सारा भौतिक कारकों पर निर्भर करता है कि भूमि का उपयोग किस तरह से हो रहा है। ठीक है। और मानवीय कारक कौन से है, जैसे जनसंख्या कितनी है। ठीक है। प्रौद्योगिकी कैसी है, कितना मनुष्य ने विकास कर लिया उस भूमि का उपयोग करने के लिए। तो ये भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। ये कारक कौन से हैं? ये कारक मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक कारक है। ठीक है, कि भूमि की स्थलाकृति कैसी है, पठारी है, मैदानी है, मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, कठोर है, शुष्क है, आर्द्र है, कैसी जलवायु, खनिज कैसा है वहां पे, जल कितना उपलब्ध है, ये सब क्या हो गए, प्राकृतिक कारक हो गए। और मानवीय कारक कौन से हो गए भूमि उपयोग के लिए? जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। हम्म। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांट दिया गया, निजी और सामुदायिक। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, अपना भूमि प्राइवेट हो गया एक तरह से, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे आपको चारागाह बनाना है, सड़क बनाना है, रेल पथ बनाना है, वो सब के लिए किया जाता है। तो ये जो होता है साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, साझा संपत्ति। ठीक है। जो भूमि सामुदायिक भूमि है, उसका उपयोग लोग आपस में मिल के करते हैं ना। तो सामुदायिक भूमि है, उसका उपयोग कैसे करते हैं लोग? समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है। इसीलिए इसको साझा संपत्ति संसाधन व्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे इधर गलियां हैं, ये सब, इसमें अपने अपने मकान है सबके। ठीक है। फिर यहाँ पे एक बड़ा सा प्लॉट खाली है, लोगों ने इस पे पार्क बनवा दिया ताकि सब इस्तेमाल कर सके। तो ये साझा, ये थी क्या थी, ये सामुदायिक भूमि थी। ठीक है। इसको इसके किस लिए यूज किया गया? साझा संपत्ति संसाधन बोला गया इसको। तो सब आप सब एक यूज कर रहे हैं इसका। ठीक है ना, सभी लोग इसका यूज कर रहे हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, जनसंख्या भी बढ़ रही है और उसकी मांग भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन भूमि जो है, भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि की उपलब्धता सीमित है। अब ऐसा तो है नहीं कि भूमि बढ़ जाएगी, 30% है तो 30% रहेगी। हम्म। ठीक है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। किस स्थान की बात कर रहे हैं, उस स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने लोगों ने सामुदायिक भूमि पर क्या किया? व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों को में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू किया है। अनाधिकृत मतलब बिना किसी अधिकार, उनका अधिकार नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया। मान लीजिए जमीन सरकार की थी, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अनाधिकृत हस्तक्षेप हो गया है। आज भूमि उपयोग क्या है? प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज के भूमि प्रयोग में के प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन जो हो रहे हैं, हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। हमारा समाज में किस तरह से कल्चर चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से भूमि का प्रयोग चेंज होता है, उपयोग चेंज होता है। ठीक है। जैसे जब मनुष्य, प्राचीन काल में मनुष्य भूमि का उपयोग कैसे करता था? कुछ ज्यादा उपयोग नहीं करता था, अपने लिए छोटा सा गुफा टाइप बनाने के लिए या घर बनाने के लिए, और जंगल में जाके शिकार करता था। फिर उसने क्या किया, भूमि का उपयोग करने के लिए क्या किया, उससे खेती पे आ गया वो। ठीक है, कृषि पे आ गया। कृषि से फिर उसने नगर बसाए, व्यापार पे आ गया। ठीक है। तो वो सांस्कृतिक परिवर्तन जैसे जैसे हो रहा है, उसी तरह से भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन,
मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। जितना ज्यादा हम जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह से अगर होता जाए तो ये सब दिक्कतें बढ़ती चल जाएंगी। भूस्खलन की परेशानियां होंगी, हो रही है, मृदा अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि संसाधन है, उपयोगी है, तो इसका संरक्षण करना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन इसका उपयोग कर सके। ठीक है। तो बढ़ती जनसंख्या और उसकी मांगे बढ़ती हैं, उसके कारण वन भूमि और कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक है। कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। अब देखिए, भूमि संसाधन का, भूमि तो खत्म नहीं होगी, लेकिन भूमि एक संसाधन के तौर पे खत्म होती चली जा रही है। ठीक है। भूमि एक संसाधन के तौर पे खत्म होती चली जाएगी। इसलिए विनाश के वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए और वनोरोपण मतलब वन उगाना, भूमि उद्धार करना, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करना, उर्वरकों का विनियमित उपयोग करना तथा अतिचारण यानी कि उस पे क्या कहते हैं जो अनाधिकृत हस्तक्षेप को रोकना, उससे भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं ये सब। ठीक है। यहाँ से फिर अभी पढ़ना है कि आगे करना है यहाँ से मृदा